मुझे याद है जब मैं बचपन में मतलब इसकी डिमांड करता था तो बचपन में ना PSP आता था जो पोर्टेबल वर्जन होता था। हाँ। और मतलब इसकी डिमांड रखी जाती थी और ना टरकाया जाता था घर वालों की तरफ से कि अरे इंडिया में तो बहुत महंगा है, ये तो इतना, अरे 10-10 हज़ार रुपये का, ये क्या है, ये वो बेसिकली है गेमिंग क्रॉस कल्चर्स। सो गेमिंग क्रॉस कल्चर का मतलब है कि मैं गेमिंग को किन अलग अलग कल्चर के साथ क्रॉस कर सकता हूँ और एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड कर सकता हूँ फॉर द पीपल आउट देयर। सो मैंने गेमिंग एक्स म्यूज़िक कर रखा है, मैंने गेमिंग एक्स फैशन कर रखा है। अभी मैं बोलूँ रिसेंटली मेरी एक और क्रिएटर है जिसका नाम है एंजेलिना। सो शी इज़ अ नागालैंड बेस्ड कंटेंट क्रिएटर, फैशन इन्फ्लुएंसर। सो शी रिसेंटली हैव बीन कोलैबोरेटेड विद डेविड बेकम। अभी डेविड बेकम ने उनकी स्टोरी डाली है वेलकमिंग हर टू द गिल्ड, एक ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। हे गाइस, हाय, अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट और बता ईशान। मैं हूं आपका होस्ट ईशान साहनी। आज बहुत ही ना डिफरेंट वर्जन ऑफ पॉडकास्ट हम लोग आज रिकॉर्ड करने वाले हैं। वी रिकॉर्डिंग ऑन अ फ्राइडे, सो यू ऑल नो आज फ्राइडे है। Before I begin and before I invite the guest on this podcast, I'd like to tell you this, that you're watching this on YouTube and if you are a returning member, thank you so much. But आप fresh हैं, आप पहली बारी मेरा content देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको मेरा content, then please subscribe करें इसे, like करें and share करें अपने friends के साथ. Also this episode and all the other episodes which are there on the YouTube are also available on all major audio streaming platforms. Now, coming to the guest, coming to the theme of this podcast, it's about the growing culture of gaming in India. To turn this into a profession, we have a very, very, very eminent personality, I'd say. He's like an elder brother to me now. ये हमें बताएंगे कि कैसे गेमिंग का कल्चर इवॉल्व हुआ है, प्लस हाउ द ब्रांड्स आर ऑल्सो टेकिंग द गेमिंग सीन इन इंडिया। ऑल्सो कैसे गेमिंग का फ्यूजन हो रहा है कल्चर के साथ, म्यूज़िक के साथ, फैशन के साथ, एंड आई थिंक बहुत 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 कुछ है इसमें। आई एम इन्वाइटिंग द गेस्ट, ही इज़ अ बिग ब्रदर, हिज नेम इज़ गुरुदीप सप्रा। ब्रदर, यस, व्हाट्स अप? व्हाट इज़ अप का तो मुझे एक्चुअली में ना इसका आंसर आता नहीं है। सो ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये सबने बना दिया भाई, व्हाट इज़ अप, तो मुझे समझ में भी नहीं आता। मैं बोलता हूँ भाई सब बढ़िया है, सब चंगा सी। सो वही सही रहेगा आपके लिए व्हाट इज़ अप, व्हाट्स गोइंग ऑन? ऑल गुड या बीन वेरी हेक्टिक अभी पिछले कुछ दिनों से। सो लाइफ इज़ वेरी बिजी डूइंग स्टफ इन अ वेरी न्यू जॉनर, न्यू नीश। सो उसको बस ट्राई कर रहे हैं। और जैसे तुमने बहुत ही ज़्यादा ऐसे हेवी इंट्रोडक्शन दे दिया है मेरा, तो ऐसा कुछ मुझे लगता है कि मैं ये कर भी पाऊंगा कि नहीं। मुझे थोड़ा सा वैसा हो रहा है कि ब्रो ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तूने। अरे नहीं यार भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हैवी इंट्रोडक्शन होता है ना, सो पीपल दैट्स द हुक, वो सब इंगेज रहते हैं उतना, उन्हें लगता है कि भाई कोई बहुत ही ना बिग शॉट आने वाला है। एंड जेन्युइनली आई थिंक मतलब आपके लुक्स देख के, आपका वैसे पूरा ऑरा देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक एमी में बनता है। भाई बहुत लोग बोल चुके, बहुत बोलो है ना, बहुत बोलो है ना, जेन्युइन में। आई एम श्योर बहुत लोग बोल चुके हैं आपको इस बारे में। बट आई थिंक आई विल कम टू द टॉपिक जो हम जिसके लिए हैं यहाँ पे बेसिकली। हाउ इज़ द गेमिंग सीन इन इंडिया राइट नाउ, कैसा चल रहा है? गेमिंग टू बी ऑनेस्ट काफ़ी मेजर टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है अभी, या टॉक ऑफ द कंट्री बोल सकता हूँ। कुछ टाइम पहले तक हम देखते थे तो आई गेस गेमिंग से करियर बनाना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब लोग मजाक उड़ाते थे, भाई गेम खेल रहा है और तू करियर बनाएगा इसमें, पैसे कमाएगा तो इसमें, भाई क्या बात कर रहा है। सो ऐसे रिएक्शंस थे। बट अब अगर हम देखते हैं तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ गेमर, नॉट जस्ट अ गेमर, अ स्ट्रीमर, अ ई स्पोर्ट्स प्लेयर। मतलब देर बहुत सारी कैटेगरीज हैं उसके अंदर। सो गेमिंग काफ़ी दूर आ चुका है अब इंडिया में। जब अगर मैं 5 साल की ग्रोथ देखूं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी ग्रोथ है गेमिंग की। एंड वर्ल्ड वाइड गेमिंग की जो ऑडियंस है वो HBO, नेटफ्लिक्स और भी बड़े जितने मेजर प्लेयर्स हैं उन सबसे मिल के कम्बाइंड उसकी ज़्यादा है। एंड इन फैक्ट अभी रिसेंटली मैं कहीं पढ़ रहा था कि गेमिंग का जो रेवेन्यू है, वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू 2022 में, वो सबसे बड़ी मार्केट थी विच इज़ $180 बिलियन। सो money is already there। बहुत पैसा है। So हाँ, पैसा होगा। So it's a good business to be in। and
ऑलरेडी काफ़ी ग्रोइंग स्टेज पे है, सो काफ़ी मज़ा आ रहा है एक्सप्लोर करने में इस चीज़ को, और अपॉर्चुनिटीज़ हम कैसे ला सकते हैं इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग क्रिएटर्स, इंक्लूडिंग ब्रांड्स, और क्या कैसे हो सकता है। तो उस चीज़ की हासिल में अभी हम लगे हुए हैं और ट्राई कर रहे हैं कि उसको क्रैक कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो गेमिंग का एवोल्यूशन है वो सबके लिए एक तरीके से ऐसा अ वेरी सक्सेसफुल स्टोरी के तौर पे लोग देख सकते हैं इसे, बिकॉज मैं खुद मैं अपने को गेमर तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ फीफा का चैम्प बोल सकता हूँ अपने आप को, इफ आई वर टू से। फ्राइडे वाला फीफा है क्या? बस वही है फ्राइडे वाला फीफा। बट मुझे मतलब फीफा से परे भी आई थिंक देर आर सो मैनी गेम्स जहाँ पे लोग जेन्युइनली दे आर मेकिंग देयर करियर, देर जिस स्टार्टिंग आउट आज की डेट में फ़ोन्स पे भी लगे रहते हैं, बहुत कुछ होता है सीन। तो आपकी क्या नीश है इसमें? लाइक डू यू हैव अ पर्टिकुलर नीश फॉर योर सेल्फ कि बॉस मतलब इफ़ यू आर प्लेइंग ऑन अ प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, तो तभी मतलब यू कैन बी अ क्रिएटर या फिर कुछ भी ऐसा? इंडिया में बेसिकली मैं बोलूँगा कंजम्पशन हर तरीके के कंटेंट की है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, आप पीसी पे गेम खेल रहे हो, या आप प्ले स्टेशन कंसोल्स पे गेम खेल रहे हो। पीपल कम आउट टू गेट एंटरटेन, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे एंटरटेन कर पाते हो। बट हाँ, टू बी ऑनेस्ट और फैक्चुअल, मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़े बूम पे है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन मोबाइल गेमिंग की तरफ से ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। क्या ये कोविड से पहले था या फिर कोविड के बाद हुआ है, या फिर मतलब लाइक बहुत ये ड्यूरिंग कोविड हुआ है। लाइक कोविड के टाइम पे कंजम्पशन, क्रिएटर्स सब बढ़ गए एकदम से, क्योंकि सब घर में थे, और मोबाइल गेमिंग एक बहुत मतलब आप कभी भी ऐसे मोबाइल उठा और गेम शुरू कर दो। हाँ ट्रू। उसके इवन दैट्स बाद लाइक अ कैंडी क्रश है ना, वो भी एक गेम ही तो है। लोग उसकी भी स्ट्रीम कर सकते हैं, लोग लूडो की स्ट्रीम करते हैं। अच्छा सो सच में कंजम्पशन उनकी भी है, लूडो की स्ट्रीम्स की भी है। हाँ, लोग लूडो, कैरम, चेस, पबजी तो एक बहुत मेजर इम्पैक्ट लेके आया था हमारे यहाँ पे। ठीक है, पबजी ने वो पुश शुरू करा, बट उसके बाद उस पुश की वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स भी डेवलप हो गए कोविड टाइम्स में। तो कोविड आई गेस इट वाज अ वेरी टफ टाइम, बट उसने उस टफ टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर दी फॉर समवन हु रियली वांट्स टू क्रिएट कंटेंट और जस्ट वांट टू डू समथिंग। सो काफ़ी लोगों को एक नया जॉनर मिल गया, काफ़ी लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई, नई प्रोफेशन मिल गया। सो हाँ, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बट मोबाइल मार्केट इंडिया में थोड़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेट्स एंड द डिबेट हियर, प्ले स्टेशन या फिर एक्सबॉक्स? सरप्राइज करूँ? मोबाइल मेरे पास नहीं, मेरे पास ना दोनों ही नहीं है। आई वॉज हाँ जेन्युइनली लो, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ खेला है, तो अगर उस सिनेरियो से बोलूँ तो मैं प्ले स्टेशन की तरफ जाऊँगा। हाँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा मज़ा प्ले स्टेशन पे है, बट मैंने अपने घर में कभी प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स नहीं रखा। मुझे याद है जब मैं बचपन में मतलब इसकी डिमांड करता था, तो बचपन में ना PSP आता था जो पोर्टेबल वर्जन होता था। हाँ। और मतलब इसकी डिमांड रखी जाती थी और ना टरकाया जाता था घर वालों की तरफ से कि अरे इंडिया में तो बहुत महंगा है ये, तो इतना, अरे 10-10 हज़ार रुपये का ये क्या है, ये वो। तो तेरा भाई आएगा ना कनाडा से उससे मंगा लेंगे, वहाँ पे क्या है 3-4.5 रुपये का मिल जाएगा तुझे। तो मेरे को तो ऐसे टरका दिया जाता था। बट हाँ, मैंने बचपन में मारियो बहुत खेली है, एंड जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे को फीफा की तरफ तो एकदम लाइक क्रेज़ी हो गया, बिकॉज मैं फ़ुटबॉल वगैरह बहुत खेलता था। तो मेरा तो एकदम हो गया बॉस कि भाई फ़ीफ़ा खेलनी है। तो जो जितने गेमिंग पार्लर्स होते थे वहाँ पे जाके 500-1000 रुपये के दिन का बिल बना रहे हैं और वहाँ पे मैगी खा रहे हैं मतलब एक अलग लेवल का जोन है वो, जो क्रिएटर्स तो अब जाके बने हैं, बट एक गेमिंग इंडस्ट्री को मैं बोलूँ, गेम खेल के जो एक डोपामिन रश मिलता है आपको, जो एक एक्साइटमेंट लेवल बनता है, एड्रेनलिन रश रहता है कि भाई अब क्या होने वाला, लाइक इट कीप्स यू ऑन योर टोज, राइट। तो मेरी तो ये वाली जर्नी थी कि बॉस गेम खेलेंगे तो फीफा ही खेलूँगा मैं। बट मैं बचपन में हिटमैन वगैरह बहुत कुछ खेलता था। मेरे बड़े भाई काफ़ी चीज़ें खेलते थे, बट मैं शुरू से काफ़ी आउटडोर स्पोर्ट्स में रहा हूँ, मतलब इंडोर से ज़्यादा मैंने हमेशा आउटडोर चीज़ें करी हैं, और मुझे पर्सनल एड्रेनलिन उसी में ही आता था। जैसे मैं स्टार्टिंग मैंने अपनी क्रिकेट से करी थी, तो मैंने क्रिकेट काफ़ी खेला है, और उसके बाद क्रिकेट एक टाइम के बाद क्रिकेट जब छूट गया तो उसके बाद मैंने बास्केटबॉल पकड़ा। जब मैं अराउंड 12th या 11th में था, तो DAV स्कूल है यहाँ फरीदाबाद में, तो मैं उस टीम में, मुझे
डीएवी आपको बताने की जरूरत नहीं, डीएवी वो तो भाई साहब एक ब्रांड है। हाँ। मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ पे भी डीएवी था। मैं आई थिंक मथुरा तो नहीं, मतलब कहीं पे भी और गया हूँ, यूपी वगैरह, वहाँ पे डीपीएस है। तो ये डीएवी और डीपीएस की तो मतलब इनकी तो चेन्स अलग ही ही चेन्स है यहीं पे छोड़ देते हैं। जनरली। हाँ, तो मैं वहाँ से मैंने बास्केटबॉल खेलना शुरू करा और उस स्पोर्ट्स ने मुझे पर्सनली काफ़ी पुश किया है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आई जस्ट डोंट लुक एट इट एज अ स्पोर्ट। एक तरह से माई सेकेंड मेडिटेशन आफ्टर म्यूज़िक। ओके। तो मैंने हमेशा उसमें मैंने जितना अपना क्या कहते हैं टाइम दिया ना और जितने एफर्ट्स उसमें डाले हैं, सो जहाँ मुझे बॉल पकड़ना भी नहीं आता था वहाँ मैं 12th में एज अ कैप्टन गया था डीएवी नेशनल्स खेलने और हम सेकंड पोजीशन स्कोर करके आए थे। तो वो एक साल की जर्नी मेरी कोच के साथ ही मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखा गई थी इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। तो इनफैक्ट मेरे कोच भी मेरी इस चीज़ से काफ़ी इम्प्रेस्ड रहते थे कि हमेशा फील्ड पे सबसे पहले आएगा और सबसे लेट जाएगा। तो अगर मेरे को शूटिंग नहीं आती थी तो मैं एक जगह से 300 शॉट्स मारता था ताकि जस्ट मेरे को वो चीज़ आ जाए, मतलब वो जो क्लिक कहते हैं ना कि वो जो क्लच होता है बास्केटबॉल में वो आ जाए मेरे को। तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करा और वही चीज़ मैं अभी तक मैं बास्केटबॉल का भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है बास्केटबॉल छोड़ना और छोड़ना भी नहीं चाहिए। आई वुड से हाँ, मतलब मैं दिन में अगर मैं अभी ऑफिस है तो मैं नहीं खेल पाता, बट मैं वीकेंड्स पे हमेशा ट्राई करता हूँ। मेरे सारे सर्कल है जो और जो लोग खेलते हैं ना उनसे नहीं छूटता, बिल्कुल नहीं छूटता। और मैं जेन्युइनली कभी छोड़ना नहीं चाहता बास्केटबॉल, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है मेंटालिटी के बारे में, टीम बिल्डिंग के बारे में, जो चीज़ें मैं अपने बिजनेस में भी यूज़ कर लेता हूँ। तो वो चीज़ इसलिए मैं पीएस वगैरह में अब मैं जाके अगर मैं कभी खेलूंगा भी तो मैं NBA ही खेलता हूँ। सो वर्चुअल वर्ल्ड में भी एज पर योर लाइकिंग्स, एज पर योर इंटरेस्ट आप NBA ही खेलते हो? हाँ, NBA। फीफा मेरे काफ़ी दोस्त फीफा ही खेलते हैं। मतलब पहले मुझे था मैं फुटबॉल में इतना कभी इंटरेस्टेड नहीं था, मैं NBA वगैरह साइड में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो फीफा मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि कैसा है कैसा है। फिर जब मैंने खेला तो मैं फीफा में भी इतना खेल गया भाई, मैं 6 घंटे फीफा खेल रहा था बस बैठ के। जब मैं हॉस्टल में होता था तो दोस्त के फ्लैट पे होता था हमारे, तो मैं वहाँ जाके सिर्फ फीफा खेल रहा हूँ। मैंने वहाँ पे अपने सारे दोस्तों को हराया भी है फीफा में, लेकिन वो एक फेज था कि भाई 1 महीने खेला और फिर चला गया बस। तो मतलब इसमें ना मुझे बहुत सारी चीज़ें आपसे जाननी है, बट मैं पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछूंगा दैट इज़ दैट यू मेंशन कि आपको बास्केटबॉल लाइक इट्स योर ट्रू लव, राइट? तो बास्केटबॉल में वन स्पोर्ट्स पर्सन जो आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट है, आपका जो फेवरेट है एंड यू फॉलो हिम और हर पैशनेटली? लेब्रॉन जेम्स यार, हैंड्स डाउन। मतलब उनसे जो सीख सकते हो ना तुम, वो तुम्हें पता है। हर इंसान के लिए कुछ एक ऐसी चीज़ है उनके पास, वो मेंटालिटी हो, वो माइंडसेट हो, वो क्या कहते हैं पैशन हो टूवर्ड्स द थिंग यू लव एंड यू डू, वो बहुत अलग है। और वो जो एग्रेशन ऑन फील्ड है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा ड्राइव करता है टू जस्ट बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे। एंड यू ऑल्सो अप्लाई ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो लर्निंग्स हैं फ्रॉम योर स्पोर्ट्स, वो आप अपने बिजनेस में भी ज़रूर डेफिनेटली करते ही हो। एंड आई थिंक आपने मेंशन किया था यू वर द कैप्टन, राइट? कैप्टन होना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर इन इटसेल्फ, बिकॉज आप एक टीम को लीड कर रहे हो, है ना? तो मतलब लीडरशिप स्टाइल पे तो मैं नहीं आऊँगा ऑफ कोर्स, बट आपको क्या लगता है कि भाई हर टीम मेंबर को खुश करना कितना डिफ़िकल्ट टास्क है? हर टीम मेंबर को खुश करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। एंड वो पैलेटेबल रहना भी चाहिए, मतलब वो पैरिटी रहनी चाहिए हर किसी के साथ? या आपको लगता है कि भाई कुछ लोग होते हैं टीम में या फिर कुछ अर्क्स ऐसे होते हैं कि चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो फॉर दैट मैटर, तो वो एक क्या चीज़ रहती है? बिकॉज एवरीबडी, कई लोग होते हैं जिनको सबको खुश करना चाहिए, मतलब उनको जेन्युइनली एक अंदर से होता है कि मुझे सबको खुश करना है। हाँ। तो आप जब कैप्टन थे तो आपके अंदर वो क्या मेंटालिटी थी कि भाई हर किसी को खुश करना है, या फिर नहीं, तेरे को नहीं आता तो नहीं आता, तू भारी बैठेगा? सो मैं जब भी कैप्टन था तो मेरे माइंड में हमेशा ये चीज़ें रहती है कि मैं अपने टीम के अंदर वो लोग लूँ हु गाइज आर पुअर, हंग्री एंड ड्रिवन। ठीक है, सो पुअर इन द सेंस कि दे डोंट नो मच अबाउट द गेम बट दे वॉन्ट टू लर्न एंड दे रियली वॉन्ट टू गेट इन टू इट। हंग्री इन टर्म्स ऑफ जो मैंने अभी बताया कि उनको गेम ये नहीं कह रहे कि भाई मुझे आता है, मुझे अभी डाल दे फील्ड में। वो बहुत अच्छे लिसनर्स हों, ठीक है, वो ग्रैब करें चीज़ों को, वो समझें कि अच्छा किस सिचुएशन में मैं काम आ सकता हूँ, मेरे स्किल सेट किस सिचुएशन में काम आ सकता है। और ड्रिवन इस सेंस में कि वो लोग
एज अ टीम कैसा विजन देखते हैं, टीम का विजन देखते हैं कि खुद का विजन देखते हैं। तो जब ये लोग एक साथ आ जाते हैं ना, तो आपकी टीम में ना, आपकी पूरी टीम बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में चली जाती है, और वो जो फेजेज रहता है ना कि सबको खुश करना है, वो अपने आप फेड आउट हो जाता है। तो मेरी हमेशा मेंटालिटी ये रहती है कि लुक फॉर द गाइज हु आर पुअर, हंग्री एंड एंड ऑल्सो इन योर टीम, इन योर बिजनेस, यू Everywhere. ऑलवेज लुक फॉर इंटर्न्स, पीपल, एम्प्लॉयज, जितने भी लोग हैं कि भाई ऐसे लोग होने चाहिए जिनको शायद नहीं आता होगा बट वो सीखने की चाह रखते हैं, तो हाँ भाई प्लीज़ कम टू माय एवरीवेयर। टीम। क्योंकि जब तक आप खुद कि मैं इतना एफर्ट्स लेके आऊँगा तो मेरी वजह से हो जाएगा, उससे बेटर कि मैं किस सिचुएशन में क्या एफर्ट लेके आ सकता हूँ जिससे हमारी टीम बेटर हो, और जो हमारा विजन है उसमें हम अलाइन कर पाएंगे, वो मेंटेलिटी काफ़ी अलग हो जाती है। तो मैं हमेशा उस मेंटेलिटी की तरफ जाता हूँ। ऑसम, क्या बात है क्या ज़्यादा ही बात तो आई थिंक मतलब थोड़ा सा इसको मेलो डाउन करता हूँ मैं, एंड मतलब आई नो कि ये थोड़ा कल्चर गेमिंग वगैरह के ऊपर है, एंड वील डीप डाइव इनटू इट आल्सो, तो हम आते हैं आराम से। आपने मेंशन किया दैट आप हॉस्टल में थे, हॉस्टल लाइफ कैसी रही? हॉस्टल लाइफ यार मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार मोमेंट है वो। मतलब मैं चंडीगढ़ में था अपने हॉस्टल में, चितकार यूनिवर्सिटी थी, बीटेक बीटेक मैंने कर रखी है कंप्यूटर साइंस में। और ये मैंने देखा है जितने भी मतलब इंजीनियर लोग जो भी होते हैं ना, मतलब उनको होता है कि भाई हमने ये कन्वेंशनल रूट ले लिया है, अब भाई इससे जितना भी टोटल ऑफ बीट जा सकता हूँ ना मैं जाके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। बिकॉज आप कॉमेडियंस ले लो, आप राइटर्स ले लो, आप कोई भी मतलब जो बड़े लोग बन गए हैं या फिर वो कुछ भी ऑफ बीट करें, जैसे आप, मतलब आपका भी बैकग्राउंड इंजीनियर का ही है मतलब भाई ये तो मतलब सच में हद हो गई वैसे। भाई मैंने सही बताऊँ, मैंने ना अपनी क्लास बहुत कम देखी है इंजीनियरिंग लाइफ में। हम ऐसे, मेरा ये था कि मैं शुरू से म्यूज़िक में काफ़ी इंडल्ज रहता था, मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट। तो मेरी जर्नी आर्टिस्ट से लेके मैनेजर की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अलग है वो। तो मैं जब हॉस्टल में था ना, तो मैं अपना म्यूज़िक को लेकर काफ़ी सीरियस था। मैं अपने जैसे सोसाइटीज़ होती हैं कॉलेजेस के अंदर, तो मैं अपनी म्यूज़िक सोसाइटी का हेड था। तो वहाँ पे आई गेस वो मेरा जो पैशन था ना म्यूज़िक को लेके कि मुझे कुछ अलग करना है, मैं वो रोज़ लोगों को बुला के जैम करवाता था। और मुझे वो लोग पसंद नहीं थे जो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट आ रहे कि फ्री टाइम मिल गया यार चलो करते हैं। मैं या फिर थोड़ी पॉपुलैरिटी बन रही है। हाँ, बिकॉज म्यूजिक ऐसा एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है लोगों का, जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा फेम भी मिल जाएगा, लड़कियों से वो लाइकेबिलिटी भी मिल जाएगी, तो कई लोग उसके लिए भी आते हैं। फर्स्ट ईयर में सबकी मेंटालिटी यही होती है कि भाई गिटार बजाना आता है, मैं बैठ जाऊँगा कहीं कैंटीन के आसपास, मेरे पास 5-6 लड़कियाँ आएंगी, नंबर मिल जाएगा, कॉलेज लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। बट मेरा शुरू से कभी ऐसा नहीं था। मैं जब भी मैं फर्स्ट ईयर में मैं सिलेक्ट भी नहीं होता अपनी म्यूज़िक सोसाइटी में, सही बताऊँ तो। बट वो चीज़ मैंने बहुत नेगेटिव वे में नहीं ली, मैंने बहुत पॉजिटिव वे में ली। मैंने पूछा अपने सीनियर से कि मैं कहाँ लैग करा, क्या था, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई। मैं 1-1.5 साल में मैंने उसको मास्टर करा। मैं कहीं ऐसे बाहर नहीं गया, मतलब मैं नॉर्मल कॉलेजेस जाता था। फर्स्ट ईयर तक मैं गया हूँ क्लासेस, और फिर मैं साथ साथ ये करता रहता था। कोई यही कहता है कि भाई चलो माँ बाप ने इतना खर्चा किया हाँ है, भाई, ये तो अब हम करेंगे, कहीं ना कहीं तो मतलब जाएंगे। एक क्लियर विजन नहीं था ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो सब चीज़ें नई लग रही थी, इतना इंटरेस्टिंग भाई कि अच्छा म्यूज़िक को भी लोग यहाँ पे इतनी इज्जत देते हैं, ऐसा ये सब चीज़ें देख रहा था मैं। तो फिर जब वो मैंने सीख लिया ना, मैं दोबारा इंटरव्यू के लिए गया, फिर मैं सेकेंड ईयर में सिलेक्ट हुआ। फिर उस सिलेक्शन के बाद मेरे सीनियर्स ने मेरा पैशन देखा म्यूज़िक के लिए, और मैं सही बताऊँ, मेरे पापा अभी तक मेरे से डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि मैंने उन्हें नीले नीले अंबर पे नहीं गाना सुनाया गिटार पे। तो मैं वो वाला टिपिकल गिटारिस्ट नहीं था जो अरिजीत के गाने गाता हो या कुछ। मैं हमेशा खुद की टोन्स कंपोज करने में या ओरिजिनल कंटेंट में बिलीव करता था कि कुछ अपना करेंगे। सो वहाँ पे मेरे कुछ सीनियर्स मिले जो भी सेम विजन के साथ थे, तो हमने अपना बैंड भी क्रिएट करा वहाँ पे, उसका नाम था हेवन हाई। तो वहाँ से हमने ऑलमोस्ट 6 से 7 गाने खुद के ओरिजिनल कंपोज करे थे। फिर वो जर्नी भी काफ़ी अच्छी थी। फिर उसके बाद जब मैं 3rd ईयर तक आया, 3rd ईयर में मेरे को जब क्या कहते हैं हेड के इंटरव्यूज़ होते हैं, तो वो सब क्लियर करके मुझे हेड बनाया गया। तो वो जर्नी जहाँ मैं सिलेक्ट भी नहीं हुआ था से लेके मैं भाई हेड हूँ एक जगह का, तो मुझे वो ड्राइव जो थी ना कि
आई एम ऑलवेज हंग्री फॉर ग्रोथ. मैं वहाँ पे भी कह सकता था भाई इनको क्या आता है, मेरे को क्या सिखाएंगे. मतलब उससे, क्योंकि मैं उससे पहले 4 साल से गिटार सीख रहा था और मैं इनको एकदम से आगे कहता था भाई तुम क्या बताओगे मुझे, मैं दिखाता हूँ. तो वो मेंटालिटी नहीं है मेरी मेंटालिटी हमेशा है कि मैं हमेशा सामने वाले से कुछ एक नई चीज़ सीखना चाहता हूँ. तो मेरा इंक्लिनेशन हमारा उस मेंटालिटी में रहता है. एंड आई थिंक इट कम्स विद द माइंडसेट ऑल्सो. लाइक आपके पास वो माइंडसेट होना चाहिए टू इवन बी वेरी अवेयर ऑफ कि बॉस हाँ मतलब ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे नहीं जाना है. ये अवेयरनेस बिल्ड होनी चाहिए कि हाँ भाई सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्टेड रहना है. बट दैट स्टिल डजंट आंसर माई क्वेश्चन. हॉस्टल लाइफ कैसी थी? हॉस्टल लाइफ बहुत ही क्रेजी, मतलब इतने क्रेजी मोमेंट्स है ना. मैं अपने स्नैपचैट मेमोरीज में जाऊँगा तो हमारे एक ग्रुप है जिसमें हम हर साल वो मेमोरी शेयर करते हैं और हम सुनते रहते हैं. तो एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ. हॉस्टल में बर्थडेज जो होते हैं ना वो सबसे क्रेजी तरीके से वो हमने हॉस्टल डेज में जेन्युइनली देखे हैं. हॉस्टल डेज आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा है, नहीं देखा है? नहीं, मैंने वो नहीं देखा है. सो हॉस्टल डेज एक अमेजोन प्राइम पे हाँ, सीरीज वो मुझे पता है. हाँ, सो वो सीरीज है एंड दैट कैप्सुलेट्स एवरी मोमेंट ऑफ अ हॉस्टेलियर बड़े अच्छे तरीके से. लाइक इतने मेटिकुलसली उन्होंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें कि भाई जिसने हॉस्टल लाइफ, जैसे मैंने हॉस्टल लाइफ नहीं देखी है, तो मुझे इतना ज़्यादा अक हुआ ना कि यार मेरे तो यार ज़िंदगी चली गई, मुझे ये करना था यार. तो मतलब इसलिए मैं जब भी किसी से मिलता हूँ और मुझे वो कभी हॉस्टल के लाइफ के बारे में बताना है में इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैं जेन्युइनली उनसे सवाल पूछता हूँ कि भाई हॉस्टल लाइफ कैसी रही, क्या किया, बताओ. तो कमिंग टू योर किस्सा. हाँ, तो हम जब बर्थडेज होते हैं तो क्या होता है, सब 12 बजे सब पूरा फ्लोर इकट्ठा हो जाता है एक रूम के बाहर अपने वेपन्स लेके. वेपन्स है चप्पल. अच्छा, ठीक है. सो वो क्या रहता है कि जिसका भी बर्थडे उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, उसे उल्टा लेटना पड़ेगा. उल्टा लेटेगा. ठीक है. हम नेशनल एंथम गाएंगे पूरा, और जब पूरा नेशनल एंथम सब, मतलब हॉस्टल में तो ले एक फ्लोर पे कितने ही लोग होंगे. ठीक है, आराम से तो 15, 20, 25, 30 इतने तो हैं ही हैं. ठीक है. अब उसके बाद क्या है, और अगर वो हिला एक बार भी, उसने इधर उधर ही आवाज़ निकाली तो वो दोबारा से शुरू होता था. नेशनल साइकिल दोबारा से शुरू हो जाएगा. साइकिल दोबारा से शुरू होती थी भाई साहब. फिर उसके बाद ये हुआ. फिर उसके बाद हम मतलब उठाया उसे, लेके गए वॉशरूम की तरफ, खड़ा हो जाए एक तरफ. फिर आते थे अंडे, मतलब पेस्ट जो भी है ना एक हॉस्टल में वो सब. तो पूरा उस बंदे की हुलिया ही बदल देते थे हम. लेकिन वो इतने, और सब लोगों को ना मज़ा भी आता था इतना, मतलब कोई बुरा नहीं मानता उस चीज़ का. वो एक जो हैप्पी एनवायरनमेंट रहता है ना, और जो एक जैसे कहते हैं सब भाई हैं. कोई ईगो नहीं है, कोई कुछ नहीं है. हॉस्टल वालों की यूनिटी जो है ना, हॉस्टल के अंदर जो दोस्त बनते हैं ना भाई, वो कभी कहीं और नहीं बन सकते. और वो सारे जो दोस्त हैं मेरा सिर्फ एक मेरा जो फ्रेंड है वो मेरे बैच का है, बाकी सारे मेरे सीनियर्स हैं, और हम सब हॉस्टल्स में मिले थे, और वो आज तक मेरे साथ कनेक्टेड है, और वही मेरा सर्कल है. तो और आज भी हम वो सारी मेमोरीज रिलीव करते हैं. और सबके बर्थडेज पे इधर उधर जाना, अब नहीं होता वो चप्पल वाला. बट अब तो बड़े हो गए हम. बट उस टाइम ये ऐसे बहुत सारे किस्से थे. तो ये एक बहुत मेजर किस्सा था जो हर हॉस्टल लाइफ में होता ही है. मुझे फिर अब ये सुन के ऐसा लगा यार शिट यार मेरी हॉस्टल लाइफ हो गई यार. ये तो लगना चाहिए. हाँ, हॉस्टल लाइफ तो हॉस्टल लाइफ है. वो कड़की देखना पैसों का, खाने के लिए कुछ तरसना, बिकॉज वो पानी वाली दाल जो होती है कैंटीन की, उसमें भी अपना मज़ा होता है भाई. मेस में लोग अपने, जैसे हर कोई ना एक एक चीज़ लेके आता था अपनी, कि कोई अपनी मम्मी का एक अचार लेके आएगा. अब वहाँ की दाल तो वैसे ही बहुत बेकार होती है, तो पानी वाली. हाँ, पानी वाली. तो क्या होता था, हम वहाँ के संडेज़ के ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी होते थे. अब टेस्टी शायद हॉस्टल वालों के लिए कुछ और होता है, बाहर वालों के लिए कुछ और. तो हमें मिलता था भाई ब्रेड जैम, थोड़ी सी मैक्रोनी, ठीक है, और दलिया. अब ये टेस्टी था हमारे लिए उस टाइम. तो मैंने अपनी लाइफ में पूरे वीक में कभी ब्रेकफास्ट नहीं करता था, लेकिन संडे को उठ के ब्रेकफास्ट करने जाता था कि भाई हाँ चलो कुछ तो अच्छा मिलेगा खाने को. वरना हमने हॉस्टल लाइफ पीनट बटर और ब्रेड के साथ में कोक ये चलता रहता था हमारा. पेटेंटेड वर्जन कि भाई. और मैगी ने जो साथ दिया ना भाई हॉस्टल में. तुम ऐसे रात को आओ, हर फ्लोर के डस्टबिन में मैगी के पैकेट इतने सारे पड़े हुए हैं ना, मैगी बनती थी, और हर इंडक्शन पे मैगी गिरी हुई है. और ये फाइट की बर्तन कौन धोएगा, बनाएगा कौन, खाने के लिए सारे तैयार हैं. खाने वो तो होता ही है हमेशा. और ऐसे हमेशा ना, मैंने मतलब ये जेन्युइनली आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे कई लोग होते हैं जो आप जैसे पूछोगे कुछ खाएगा भाई, कुछ खाएगा. हाँ. नहीं यार भूख नहीं है. जैसे ही बन जाएगा सब आ जाते हैं. सबसे पहले वही आता है, हाँ यार थोड़ी भूख तो लग गई यार अब थोड़ी सी, है ना, मुझे समझ के
सही है, मतलब हॉस्टल लाइफ काफ़ी चिल रही थी आपकी, बहुत और उसके बाद एकदम से आपका सीन बना कि बॉस अब कुछ डिफरेंट करना है। मैंने पढ़ लिया, मतलब बीटेक कर ली मैंने, घर वालों को खुश कर दिया मैंने। गर्मी में ठंडी ठंडी भी सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। और मैं बार बार ये बोलूँगा आज फ्राइडे है। और मैं इसको बैकग्राउंड में डालूंगा भी, जो वीडियो डालूंगा ना तो उसमें आएगा भी फ्राइडे। आगे का अच्छा, नहीं बोल। हाँ आगे का नहीं बोल पाएंगे हम लोग। तो आपने मेरे को बताया कि आपके जो किस्से थे हॉस्टल के, और वो आज तक आप याद कर रहे हो। तो टॉप 3 लर्निंग्स, की लर्निंग्स जो आपने अपनी लाइफ की ली हैं हॉस्टल जाके। सबसे पहली और सबसे मेजर मैं बोलूँगा रिलेशनशिप बिल्डिंग। वो एक बहुत ही मेजर लर्निंग थी मेरी लाइफ में। मतलब मैं वहाँ जाके इतने अलग अलग लोगों से मिला जिन्हें मैं कभी पहले जानता नहीं था, और आज उनके बिना मेरा दिन ऐसे लगता है कि भाई खाली सा है। तो वो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग जो हॉस्टल में सीखता है ना इंसान, वो मुझे नहीं लगता वो कहीं और सीख पाता है, क्योंकि मैंने जो, मेरे हिसाब से मैंने जो इतना एक्सपीरियंस करा। सेकंड थोड़ा फनी है, बट हाँ, जैसे कंट्री एक जो फैक्टर है ना इंडियन माइंडसेट के अंदर, वो थोड़ा ऐसा लगता है कि बेइज्जती कर रहा हूँ मैं, या थोड़ा एम्बैरेसिंग खुद के लिए हो जाता है कंट्री मांगना। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बट कॉलेज लाइफ में और हॉस्टल लाइफ में ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था, क्योंकि इतने कोई ना लैविश लाइफस्टाइल नहीं है, कोई इतनी हेवी पॉकेट्स मनी नहीं है। तो वहाँ पे काफ़ी हमें रहता था हमेशा ऐसे, मतलब छोटे छोटे अमाउंट्स में फ़न पूरा करना है, लेकिन अमाउंट छोटा है। तो वहाँ पे कंट्री ने बहुत मेजर रोल प्ले करा है, और उससे मुझे समझ आया कि यार एक बंदे पे बर्डन कितना कम पड़ता है उस चीज़ से, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो ये मुझे पर्सनली लगता है। थर्ड मैं कहूँगा कि लर्निंग जो है ना, कि हर अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलना, डेयरिंग रहना, वो मैंने सीखा है। तो हॉस्टल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, बहुत सारी सिचुएशंस आई थी। अब वो आप फेस्ट हैंडलिंग बोल लो, वो आप सोसाइटीज़ का कुछ भी अपना हेड होके ले लो, कुछ भी ले लो, आप उसके बाद डिबेट्स ले लो, आप उसके बाद एक ऐसी कुछ भी टॉक ले लो जहाँ पे आपके लिए चीज़ें चैलेंजिंग थी, बट आप समहाउ उस अपॉर्चुनिटी को ले रहे थे। यू टुक दोस चैलेंजेस। हाँ, और उस चैलेंजेस को लेने के बाद आप एक अलग पर्सनालिटी में ग्रो हो गए थे। फिगर आउट करना कि कैसे करना उसे, या जो भी। मैं उस टाइम नहीं फिगर आउट कर पाया था, बट आज जब मैं देखता हूँ ना, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उस अपने अंदर खुद ही सीख ली थी सबकॉन्शियसली। मुझे पता भी नहीं था मैं वो कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर मैं अभी ये सोचता हूँ, अगर मैं वहाँ ना कर देता तो शायद ना एक्सपीरियंस रहता, ना वो ग्रोथ देखता मैं, अपनी सबकॉन्शियस ग्रोथ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं पीछे ही छोड़ देता, और मैं एक्सपीरियंस ही नहीं ले पाता उस चीज़ का। तो ये 3 रहेंगी मेरे लिए। क्या बात है। आई थिंक जो भी अभी हॉस्टल में है या फिर हॉस्टल के लिए प्लान कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए काफ़ी अच्छी लर्निंग्स रहेंगी ये। और ये किस्सा जो आपने मुझे सुनाया, आई थिंक ये मेरे जहन में तो कितने सालों तक रहने वाला है, और इसे कुछ टाइम में हो सकता है कि मैं इसे अपना मोल्ड करके डाल दूँ, कि मैंने जब किया था ना, जब मैं हॉस्टल में था ना, तो ये मैं उसमें मोल्ड कर सकता हूँ। नाउ आई थिंक आई विल कम बैक टू द वेरी थीम ऑफ आवर पॉडकास्ट, जिसके लिए हम आज बैठे थे, आपसे मुलाकात की हमने। इज़ दैट यू नो गेमिंग सीन तो एकदम चरम सीमा पे ही है आज की डेट में, बट ब्रांड्स आर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग, ठीक है, लाइक दे आर पेइंग क्रिएटर्स फॉर द कंटेंट दैट दे आर मेकिंग। तो आपकी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, सो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई बाय मैनेजिंग कैरी, है ना, एंड आई थिंक उसने जो अपना एक पूरा सीन क्रिएट किया है, यूट्यूब हो जाए चाहे गेमिंग हो जाए, आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल ऑफ कोर्स। तो वो जर्नी के बारे में आप ज़रा बताओ, और कैसे आपने कैरी को अप्रोच किया, कैसे आप उसको मैनेज किया, कैसे उसके लिए ब्रांड्स लेके आए। कैरी, आई नेवर पर्सनली मैनेज्ड कैरी, बट अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो हाँ, हमारी कंपनी जो थी, तो मेरे जो फाउंडर्स हैं अनिरुद्ध एंड अमन, दे यूज्ड टू बी इन द सेम स्कूल विद कैरी एंड सेम क्लास। सो वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई थी। सो जब तक मैं इस कंपनी में आता, आई गेस तब तक कैरी के साथ हमारा कनेक्शन वहीं तक था। बट जब मैं आया तो मैंने शुरुआत में
कैरी के अलावा और लोगों के साथ मैनेज करा तो मैं उनका एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ क्योंकि कैरी वाला एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है. सो कैरी के अलावा देयर इज जैसे यूट्यूब स्पेस में बोलते हैं इंडिया का नंबर 1 गेमिंग न्यूज़ चैनल, हिज नेम इज़ नियॉन मैन. सो अभी मैं उसे मैनेज कर रहा हूँ. सो ही बेसिकली केटर्स टू ऑल द न्यूज़ विच इज़ आउट देयर ऑन यूट्यूब कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है, किसने किसको रिप्लाई करा. सो यूट्यूब पे अगर कुछ भी किसी को एक बारी में देखना है ना तो वो नियॉन मैन के पास चला जाता है, उसको सारी अपडेट्स मिल जाती है कि यूट्यूब पे आज क्या चल रहा है. सो आई मैनेज हिम. उसके बाद ब्रांड्स लव हिम यार. द अमाउंट ऑफ मतलब बेसिकली जितने भी और ऑडियंस जो है ना वो एकदम क्रिस्प ऑडियंस है नियॉन मैन की. मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा भुवन माम देखता है, एक बंदा आशीष चंचलानी देखता है, एक बंदा कोई और देखता है, कोई और देखता है. बट नियॉन मैन के पास सबकी ऑडियंस है, सब देखते हैं उसे. तो उसे सब देखते हैं. मैं खुद उसे देखता हूँ. कुछ बीफ होती है उसके पास बहुत पहले आ जाती है. हाँ तो और वो बहुत ऑनेस्ट है. मतलब वो कभी किसी के लिए बायस नहीं रहता, मतलब वो बहुत न्यूट्रल रहता है हमेशा चीज़ों को लेके. सो आई गेस वही एक चीज़ उसके लिए बहुत बेटर काम करती है. एंड ब्रांड्स पहले इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं थे. ब्रांड्स को लगता था कि नहीं ROI है ही नहीं है. बट व्हेन नाउ दे लुक एट द व्यूज़ और ट्रेंड्स जैसे चल रहे हैं अभी, एक कम्युनिटी जो है ये पूरी की पूरी एंड वो कट्टर कम्युनिटी है. हाँ तो वहाँ से उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सो अगर मैं किसी ब्रांड के साथ अब जाता हूँ तो मेरी हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहती है उनके साथ. ऐसा नहीं है कि एक वीडियो के लिए आए और चले गए. तो अगर वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कर रहे हैं तो आई गेस उन्हें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स मिल ही रहे हैं, तभी वो बार बार पैसा लगाएंगे उसके ऊपर और वापस आएंगे. सो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं ब्रांड्स को भी इसी तरीके से खुश करता रहूँ एंड साथ साथ अपने क्रिएटर को भी. सो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है दोनों पार्टीज़ के लिए. तो ब्रांड्स मैं वापस आऊँगा. ब्रांड्स तो भैया बहुत अच्छे तरीके से गेमिंग स्पेस में घुसना चाहते हैं और नॉट जस्ट गेमिंग रिलेटेड ब्रांड्स बट हर ब्रांड घुसना चाहता है अब गेमिंग इंडस्ट्री में. रिसेंटली KFC गेमिंग में आया. कोई सोच सकता है KFC गेमिंग में क्या करेगा, तो आ रहा है. ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आना चाह रहे हैं एंड दे आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरी ब्रांड क्योंकि गेमिंग अभी इससे भी बहुत बड़ा होगा. कई लोग ना जब स्टार्ट करते हैं गेमिंग करना तो उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करना है. सबको ऐसा लगता है कि भाई आपको हैवी मॉनिटर्स चाहिए, हैवी CPU चाहिए जिसकी एकदम प्रोसेसिंग पावर ऐसी होगी, रैम ऐसा होगा, ग्राफिक कार्ड वो चाहिए, ये सब चाहिए. बट आपने पहले ही बताया लोग लूडो की भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और उनको अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं और वहाँ से पैसा भी कमा रहे हैं वो, और ब्रांड्स भी इंटीग्रेट कर रहे हैं वहाँ पे. तो जो लोग अभी शुरू करना चाहते हैं, जो क्रिएटर्स हैं, जो गेमिंग स्पेस में आना चाहते हैं, व्हाट्स योर एडवाइस टू देम? माई एडवाइस विल बी जो तुम्हारा विजन है ना उसको बस एग्जीक्यूशन में ले आओ. जो लोग लैग कर देते हैं ना वो सिर्फ एग्जीक्यूशन पार्ट रहता है. सोच सब लेते हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा. वो चीज़ कैसा होगा वो तब पता चलेगा जब तुम कोई कंटेंट डालोगे, और वो कंटेंट अच्छा है या नहीं है वो तुम ऑडियंस को डिसाइड करने दो ना यार. ठीक है, तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो? तो तुम सबसे पहले ही पार्ट पे नेगेटिव हो रहे हो कि भाई वो चलेगा या नहीं चलेगा. सबसे पहली बात है कि तुम ये सोच के कभी कंटेंट मत डालो कि चलेगा कि नहीं चलेगा. अगर तुम खुद के लिए ऑनेस्ट हो ना, तुम जेन्युइनली करना चाहते थे तो डालो कंटेंट. सिर्फ व्यूज़ और पैसों के लिए कंटेंट कभी कोई शुरू करता है ना तो वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं जा पाता. अब जितने भी यूट्यूबर्स बड़े देखोगे ना वो प्यार करते हैं अपने काम से, वो पैसा आ जाए उनके पास. बट आप पिछले जब फ्लैशबैक में चले जाओगे तो वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ उनके पास उनका पैशन था, उनका पैशन था, उनको पसंद था, वो उनका प्यार था वो. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन से जेन्युइनली प्यार करते हो एंड यू आर बीइंग ऑनेस्ट ऑन कैमरा तो वो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं. और गेमिंग में आने के लिए यार अगर तुम्हारे पास मोबाइल है ना तो तुम सीधा गेमिंग कर सकते हो. तुम्हें एक दो चीज़ें चाहिए होती हैं स्ट्रीमिंग करने के लिए, वो चीज़ें आप ले आओ. और आज की डेट में हर प्लेटफॉर्म कोशिश करे कि जितनी कॉस्ट कटिंग हो सके कि लोगों को और अपॉर्चुनिटीज मिल सके और क्रिएटर आ सके. टॉप गेम्स जिसमें प्रॉब्ली लोग शुरू कर सकते हैं.
यार BGMI मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, पहले PUBG था, वो BGMI हो गया, फिर उसके बाद फ्री फायर है, फ्री फायर तो आजकल मतलब बूम पे ही है एकदम, वेलोरेंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं. बट आई गेस BGMI और फ्री फायर एक ऐसी दो गेम्स है जो आई गेस हर छोटा बच्चा खेल रहा है आज की डेट में इंडिया के अंदर. तो जो वो खेल रहा है वो उसे स्ट्रीम करना शुरू कर दे. तो ये दो बड़ी सबसे बड़ी गेम्स हैं. छोटे बच्चे से याद आया, सो आई हैव अ नीस, ठीक है. सो माई नीस इज़ अबाउट 7 years old. अभी बहुत रिसेंटली उसका बर्थडे हुआ. सो वी ऑल वेंट टू दिस किड्जी जो था उसका, और हम सारे वहाँ गए थे. एंड वहाँ पे इतने सारे छोटे छोटे बच्चे थे एंड दे आस्क्ड मी कि आप क्या करते हो, ये वो. तो अब मैं उनको क्या ही बोलूँ, मैंने बोला बेटा मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है. तो उनके पास जितने फॉलो अप क्वेश्चंस थे ना, आई कांट इवन टेल यू ब्रो. मतलब कह रहे अच्छा तो फेस रिवील कब कर रहे हो, कितने सब्स हैं आपके, कितने व्यूज़ आ जाते हैं. लाइक दे आर ऑल लाइक 6, 5.5, 7.5 years old. और वो लोग कह रहे हैं अच्छा माइनक्राफ्ट खेलते हो आप, ये वाली गेम खेलते हो, कौन से उस पर जाओगे. तो आप देख रहे हो इंक्लिनेशन जो है बच्चों की, वो आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन की वो एक माइंडसेट बन रहा है कि क्योंकि वो देख ही वही रहे हैं. हाँ. 2-2.5 साल से तो वो कोविड के बाद वही देख रहे हैं सब कुछ. तो उनको समझ में आता है कि हाँ भाई मतलब सही है यार, ये भी करने पे मतलब अच्छा एक वो चल रहा है हिसाब किताब. सो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस हैं. लोगों को जस्ट लाइक दे हैव टू जस्ट ग्रैब इट. एग्जैक्टली वही गेम है. इसके अलावा आई थिंक हम लोगों ने गेमिंग के बारे में बात करी कि हाउ ब्रांड्स आर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग. आई थिंक अब बात करते हैं कल्चर के बारे में. कल्चर इन द सेंस कि यू नो स्ट्रीट वेयर कल्चर, जो कि बहुत ज़्यादा इट्स अगेन ऑन अ वेरी यू नो पॉजिटिव स्पेस. इसके बारे में कुछ बात करते हैं. क्या आपकी इंक्लिनेशन है इसकी तरफ, बिकॉज आई थिंक आप स्नीकर हेड हो या नहीं हो. मैं अपने आप को बोलता नहीं हूँ स्नीकर हेड, क्योंकि स्नीकर हेड के साथ देयर इज़ लॉट ऑफ बैगेज कि मुझे हर टिपिकल कलर वे का नाम पता होना चाहिए, हर स्नीकर ड्रॉप के टाइमिंग्स के प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है, ये सब पता होना कुछ चाहिए. भी कॉप करना मुझे. हाँ मतलब आई जस्ट लव स्नीकर्स. मुझे अगर मैं ऐसे भी, अगर मेरे सामने कोई है कि जिसे नाम नहीं पता, मतलब जैसे देयर इज डिफरेंट कलर वेज, ब्रेड होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ब्लूज होते हैं, बट अगर हम उसे सिंपल ब्लू भी बोलते हैं तो यार क्या प्रॉब्लम है. तो वो टिपिकल एक कल्चर शिट में क्यों जाना है. यू कैन बी नॉर्मल एंड यू कैन ऑल्सो लव स्नीकर. सो मैं अपने आप को वो टिपिकल स्नीकर हेड के डोमेन में नहीं डालता. आई लव स्नीकर्स, मतलब मुझे बहुत पसंद है. मेरे पास काफ़ी पेयर्स हैं और मैं बस उन्हें प्यार करता हूँ. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और मैं बहुत केयर करता हूँ. सो आई लाइक, मैं इसलिए क्योंकि आई जस्ट डोंट कीप देम एज अ शू और एज अ स्नीकर. आई कीप देम एज एन एसेट, आई कीप देम एज वैल्यूएबल्स. सो मेरी इंक्लिनेशन स्नीकर्स की तरफ थोड़ी इस तरीके की है, नॉट जस्ट फॉर बिजनेस पार्ट, कि लोग आजकल बिजनेस में भी जाते हैं उसको. तो मैं उस चीज़ को बिजनेस पर, क्योंकि वैल्यू बढ़ जाती है उसकी कुछ टाइम ओवर द टाइम. आई थिंक उसकी वैल्यू भी बढ़ती है. एंड अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन वो बहुत इसी स्पेस में है एंड ही इंट्रोड्यूस मी टू दिस स्पेस ऑनेस्टली. तो मैंने देखा, मैंने कहा बॉस क्या स्पेस है यार ये तो. इट्स अ क्रेजी स्पेस. आई बीन आल्सो वर्किंग इन दिस. बट अगर मैं पर्सनली इस चीज़ को देखूंगा तो यार मैं ऐसे स्नीकर के लिए ना थोड़ा सा ऐसे बाइस रहूँगा. बाइस भी नहीं, मैं कहूँगा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है मेरे स्नीकर्स के लिए ना, कि मैं ऐसे बेच नहीं सकता. हाँ तो रहता है, मतलब आई विल नॉट बाय स्नीकर फॉर जस्ट सेलिंग पर्पस, कि हाँ अच्छे लगते हैं. हाँ मुझे बस कलेक्ट करने के लिए स्नीकर चाहिए. मुझे कुछ जेन्युइनली अच्छा लग रहा है मैं तभी लूँगा. मतलब ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट में किसी चीज़ की बहुत हाइप है बट मुझे पसंद नहीं आया, तो आई एम वेरी ओपन अबाउट इट कि भाई मुझे नहीं है ना, ज़बरदस्ती थोड़ी है. अब वो स्नीकर हेड अगर आप हो तो आपको आना चाहिए. फिर वही बैगेज आएगा. एक्सपेक्टेशन है बॉस, कैसे इसको पसंद नहीं आया ये, तो मुझे वो चीज़ उतना बेटर नहीं लगता. हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं गलत हूँ, बट ये सिर्फ मेरे ओपिनियन है और मैं सिर्फ अपने तक ही रखता हूँ. एंड आई थिंक ब्रांड्स आर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग यहाँ पे भी. मतलब जो फास्ट फैशन वाली जो नए लेबल्स हैं आज की डेट में, एंड आई थिंक बिफोर द कैमरा इवन स्टार्टेड हम लोग उसके बारे में भी बात कर रहे थे कि कैसे फास्ट फैशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. एंड आई वोंट से फास्ट फैशन बिकॉज उसमें भी बहुत सारी लेयरिंग्स हैं, बट इंडिपेंडेंट लेबल्स काफ़ी लोग बना रहे हैं. सो आर यू मैनेजिंग एनी ऑफ दोज, या फिर उसमें भी मतलब कुछ कल्चर चल रहा है कि दैट यू वांट टू यू नो शेयर कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं आज की डेट में. नो, आई पर्सनली डोंट मैनेज एनी फास्ट फैशन लेबल्स, बट हाँ मेरा जो रोल है इस कंपनी के अंदर जो मैं काम करता हूँ वो बेसिकली है गेमिंग क्रॉस कल्चर्स. सो गेमिंग क्रॉस कल्चर का मतलब है कि मैं गेमिंग को किन अलग अलग कल्चर के साथ क्रॉस कर सकता हूँ और एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड कर सकता हूँ फॉर द पीपल आउट देयर.
सो मैंने गेमिंग एक्स म्यूज़िक कर रखा है, मैंने गेमिंग एक्स फैशन कर रखा है। अभी मैं बोलूँ रिसेंटली मेरी एक और क्रिएटर है जिसका नाम है एंजेलिना। सो शी इज़ अ नागालैंड बेस्ड कंटेंट क्रिएटर, फैशन इन्फ्लुएंसर। सो शी रिसेंटली हैव बीन कोलैबोरेटेड विद डेविड बेकम। अभी डेविड बेकम ने उनकी स्टोरी डाली है वेलकमिंग हर टू द गिल्ड, एक ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, जो डेविड बेकम की है यार। हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज़ अगेन आर एंडलेस। सो मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि मैं कैसे गेमिंग को फैशन के साथ जोड़ सकता हूँ। एंड उसके बाद उनका खुद का ब्रांड भी है एक्सलीना करके। सो पीपल आर लविंग दैट ब्रांड। वो शी प्रमोट्स हाराजुकू फैशन इन इंडिया विच इज़ अ टोक्यो फैशन। सो इंडिया में कोई और वो कर नहीं रहा था। सो उनकी एक खुद की नीश है, एक स्पेस है जो हाँ एक स्पेस है, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी। अब वो नीश एक लिमिटेड रहती है, उसको अगर थोड़ा सा आप कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे जाओगे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस तो आपको कुछ मेन स्ट्रीम के साथ करना होता है। लेकिन एट द सेम पॉइंट मैं उनका स्पेस नहीं छीनना चाहता कि सिर्फ पैसों के लिए आप कर लो। सो मैं एक राइट कॉम्बिनेशन ढूंढता हूँ कि मनी फ्लो भी रहे बट यू लव व्हाट यू डू। तो वो स्पेस मैं हमेशा रखता हूँ उसमें। सेकेंडली मैंने टू साइड गेमर्स एक बहुत बड़े फ्री फायर डीओ चैनल है एंड इंडिया का ऑलमोस्ट आई गेस सबसे बड़ा चैनल है। सो रिसेंट मैंने कुछ टाइम पहले अभी उनके साथ एक सॉन्ग बनाया था और विद सेज ऑन द बीट हुज अगेन एवरीबडी नोज हिम, ठीक है। तो वो कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छी थी एंड दैट स्टार्टेड अ ट्रेंड वेयर उसके बाद से बहुत सारे लोग गाना बनाने लग गए गेमिंग के अंदर। सो TSG सॉन्ग था वो, उनमें TSG की कहानी थी कि रैप के थ्रू। सो दैट वॉज प्रीटी सिक, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए उसके ऊपर, लोगों ने काफ़ी अच्छा कंज्यूम करा। सो अब वो उनका उसके बाद उन्होंने एक और गाना निकाल दिया विच अगेन वॉज बोया। सो बोया इज़ फ्री फायर में जब विनर, जैसे PUBG में विनर विनर चिकन डिनर, वैसे फ्री फायर में बोया बुआ बुआ कुछ भी कह लो, मतलब बहुत सारे उसके वर्जन हैं, आप कैसे भी कह सकते हो उसे। सो अब लोगों ने उसको विनिंग एंथम बना दिया। तो जब भी TSG की आर्मी जो है जब भी कुछ जीतती है तो भाई वो सॉन्ग बज जाता है। सो ऐसी ट्रेंड्स में हमेशा मेरा विजन रहता है कि मैं इस तरीके से चीज़ें करूं कि क्रॉस कल्चर, हमेशा मेरा माइंडसेट हमेशा कोलैबोरेटिव माइंडसेट रहता है कि हाँ ऑफ कोर्स यू कैन कोलैबोरेट विद अ लॉट ऑफ पीपल और कुछ नया आउटपुट निकाल सकते हो जो कि मैं सिर्फ गेमिंग में ही नहीं घुसना चाहता। मतलब देयर इज एंडलेस अपॉर्चुनिटीज इन कोलैबोरेशन। और कहीं ना कहीं अब इंडियन माइंडसेट कोलैबोरेटिव एफर्ट्स पे जा रहे हैं, पहले नहीं था। पहले सब यहाँ एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहते थे कि भाई ये कैसे बढ़ रहा है, इसको नहीं बढ़ना चाहिए, मैं ही हूँ, मैं आई एम द किंग ओनली। बट आई गेस वेस्ट में इसलिए चीज़ें काफ़ी जल्दी हो जाती हैं और काफ़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि वहाँ सब बहुत कोलैबोरेटिव हैं। बड़े से बड़े आर्टिस्ट साथ कोलैब करने में ऐसे ईगोइस्टिक नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट दे आर कोलैबोरेटिंग, और तभी चीज़ें बड़ी बनती हैं और ऑडियंस क्रॉस हो जाती है फिर उसके बाद। और साथ में कुछ नया आउटपुट निकल के आ रहा है जो कि आई थिंक जैसे आपने बताया कि विनिंग एंथम जो उन्होंने बनाया अपना, आई थिंक विच इज़ टोटली प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिएटिविटी की। भाई ये बिल्कुल लाइक दिस इज़ प्योर जेन्युइन क्रिएटिविटी। तो ऐसे ही कोलैबोरेशन के साथ साथ बहुत कुछ होता ही रहता है। मेरा मेनली काम यही रहता है कि मैं गेमिंग को क्रॉस कल्चर कर सकूँ। काफ़ी सही है। थैंक यू। मतलब आपको जब आप किसी क्रिएटर के साथ मिलते हो सो दे ऑपरेट ऑन अ सर्टन फ्रीक्वेंसी, एक साइकी पे चलता है कोई भी क्रिएटर। लाइक मैं भी अपने आप को एक क्रिएटर ही बोलता हूँ। तो मतलब व्हेन यू मीट सो मेनी डिफरेंट क्रिएटर्स देन यू कोलैबोरेट विद सो मेनी अदर क्रिएटर्स, फाइन बैलेंस क्या रहता है आपके लिए कि भाई इसका कंफर्ट जोन यहाँ पे है, इसका कंफर्ट जोन वहाँ पे है, तो इन दोनों का जो फाइन बैलेंस वो कैसे मेंटेन करके रखते हो? यार मेरे जैसे मैंने देखो स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक आर्टिस्ट माइंडसेट पे भी काफ़ी रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का जैसे ब्रांड था। फिर उसके बाद व्हेन आई टर्न इनटू मैनेजर, ठीक है, तो मैंने कमर्शियल एक्सपेक्ट समझना शुरू करा बिजनेस का कि बीइंग एन, अगर मैं उस टाइम आर्टिस्ट वाली लाइन में चला जाता बिना पैसों के बारे में सोच के, वो मेरी एक इमोशनल अप्रोच होती। अब अगर मैं मैनेजर साइड में आया कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ बट उससे पहले मैं आई वांट टू पे माई बिल्स एज वेल, तो वो मेरी एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो गई, ठीक है। तो अब क्या, मैं दोनों सिनेरियोज में था, तो ना मेरे को
समझ आया कि एक आर्टिस्ट क्या सोचता है। वो तो मेरे इनबिल्ट ही था क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट था। मैनेजर वाला मैंने ग्रैब करा कि अच्छा ऐसा होता है। तो आई लेजिटली कांट डिस्क्राइब दैट इन वर्ड, बट एक आर्टिस्ट के साथ मैं एक बहुत कंफर्ट स्पेस में चला जाता हूँ क्योंकि मैं एक सिमिलर माइंडसेट में रह पाता हूँ उसके साथ, मैं उसको समझ पाता और हूँ। वो कनेक्ट भी उनको आपके साथ शायद फील होता होगा कि हाँ भाई मतलब ये मेरे तरीके का ही सोच रहे हैं, तो वो वाइब भी एक सॉर्ट ऑफ मैच हो जाती है। क्योंकि मैनेजर्स की इमेज ऐसी है कि दे आर जस्ट रनिंग फॉर मनी, बट मेरे साथ टचवुड ऐसा है कि मैं उनके आर्ट की भी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं उनको सिर्फ ऐसे मनी मेकिंग मशीन नहीं देखता कि हाँ इसके साथ ये कर लेता हूँ भाई इसका पैसा बन जाएगा, बट मैं हमेशा ओपन रहता हूँ उनके सजेशंस के लिए, उनके आइडियाज़ के लिए, और कैसे दोनों को हम दोनों की जो मेन पावर है या मेन जो उनका फुट है उसको रख के कॉन्क्रीट रख के हम कुछ नया ग्राउंड जीरो पे आके कैसे मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। तो आई गेस वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्योंकि वो दो माइंडसेट में जो स्विच कर पाता हूँ ना, तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। काफ़ी सही, क्या बात है यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी मतलब कुछ ऐसा कर लूँ कि मतलब मेरे साथ भी कुछ वैसा वाला हिसाब किताब हो जाए, बट आई एम श्योर कुछ टाइम के बाद या जो भी है मतलब वो सीन आई एम श्योर वो अपने आप ही होगा। बट आई थिंक लास्ट 2-3 क्वेश्चंस आई वुड से जो हैं इसमें, पहला है जो लोग अभी शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी स्पेस हो अक्रॉस, क्या सजेशन रहेगा आपके लिए, बिकॉज यू हैव मैनेज्ड अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स। माय सजेशन एक बहुत सिंपल सा है, कंसिस्टेंसी, जस्ट बी कंसिस्टेंट। व्यूज़ के लिए मत जाओ, कंसिस्टेंट रहो, तो अपने आप धीरे धीरे करके जब लोगों के पास कनेक्ट आना शुरू हो जाएगा ना, जिस दिन तुम लोगों से कनेक्टिविटी बना लोगे, शेयरेबिलिटी अपने आप तुम्हारी शुरू हो जाएगी। तुम अपने बस प्लेटफॉर्म देखो। कुछ लोग अच्छे होते हैं शॉर्ट टर्म वीडियोस में कि शॉर्ट टर्म कंटेंट अच्छा बना लेते हैं, वो 15 सेकंड में अपनी बात। कुछ होते हैं जिनको अपनी बात रखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो तुम्हें पहले ये डिसाइड करना है तुम्हें प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए कौन सा सही है, तुम्हें वो चूज़ करना है। गॉट इट। ऑडियंस को तुम थोड़ा सा बाद में रखो, बट तुम पहले खुद क्लैरिटी लो कि तुम्हें क्या करना है। और ऑडियंस के लिए मत करना, पहले खुद के लिए करोगे तभी ऑडियंस कनेक्ट करेगी। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी। सो बेसिकली कि मतलब लाइकेबिलिटी पे आप ज़्यादा फोकस करें एंड कंसिस्टेंट रहें अपने कंटेंट के साथ, विच ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि एक कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन जाता है, बिकॉज यू नीड दैट माइंडसेट ऑल्सो एंड यू नीड दैट स्किल और टाइम भी, कि भाई मतलब तुझे इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है। सो दैट इज़ देयर। सेकेंड वुड बी कि जो सिर्फ, एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली टू द गेमिंग पार्ट, कि गेमिंग के लिए जैसे पहले हमने बात करी कि प्लेटफॉर्म डज नॉट रियली मैटर, कि आपके पास ये होना चाहिए या ये इक्विपमेंट होना चाहिए तभी आप इसमें जा सकते हो। आई थिंक इसमें एक पॉइंट ये भी रहेगा कि जो नए क्रिएटर्स अभी आज की डेट में आ रहे हैं, दे कम विद अ माइंडसेट कि बॉस मुझे उसको बीट करना है, उसका लेवल बीट करना है। सो उन क्रिएटर्स के लिए आपके पास क्या सजेशन रहेगा कि किसी को बीट करने के लिए मत आओ, या जो मतलब जो भी आपका वो है कि वो माइंडसेट के साथ अगर आप आ रहे हो किसी प्लेटफॉर्म पे या जो भी है, तो उन क्रिएटर्स के लिए आपके पास क्या राय है? सबसे पहले अगर माइंडसेट ही वही है ना, तो भाई मत आना। अच्छा। जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है। आज वो बहुत बड़े हैं, लेकिन शायद तुमने उनकी जर्नी नहीं देखी, वो कि कितने सालों से कर रहे थे वो। तुम्हें बस आज उनका सक्सेस दिख रहा है, पैसा दिख रहा है सब, लेकिन शायद जब तुम सोच भी नहीं रहोगे वो इतने टाइम से लगे हुए थे इस चीज़ के लिए, आज जाके उन्हें मिला है। तो उनकी जर्नी से सीखो ना। वो जब वो खुद इतने ओपन है अपनी जर्नी के बारे में, वो सब बताने के लिए तैयार है। आई गेस गेमिंग में सबको ही ऐसे पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे सब अपनी स्टोरी बताने के लिए खुश रहते हैं कि हाँ हमने कैसे करा। तो अगेन जो मैं जैसे कहता हूँ कि कोलैबोरेटिव और लर्निंग माइंडसेट अगर है तो वो हमेशा हेल्प करेगा सस्टेनेबिलिटी में। आप किसी को नीचे गिरा के थोड़े टाइम के लिए आप ऊपर आ जाओगे, बट जब लाइफ में सस्टेन करना होगा ना, सस्टेनेबिलिटी सबसे डिफरेंट और डिफ़िकल्ट फैक्टर है कि जो कर नहीं पाते लोग। और जो अब जैसे क्रिकेट में हम सचिन तेंदुलकर को ले लें, तो कुछ तो एक ऐसा फैक्टर है ना उनमें कि आज भी उनका नाम लिया जाता है। बिल्कुल। उनके साथ इतने लोग खेले हैं, सबका नाम नहीं लिया जाता। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जो माइकल जॉर्डन आज तक सस्टेन करके बैठा हुआ है, जबकि वो गेम कितनी पहले छोड़ चुका है। सो वही फैक्टर रहता है। एंड लास्टली वुड बी दैट people, actually parents, basically they don't support their
किड्स की जो इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या फिर वो कहते हैं कि हमें कुछ टोटली ऑफ बीट करना है, जो भी करना है, तो उन पेरेंट्स के लिए आपके पास क्या सलाह रहेगी कि लेट देम बी व्हाट दे डूइंग, या फिर नहीं कन्वेंशनल रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बीटेक करवाओ, बीबीए करवाओ, उसके बाद ही उसका इंटरेस्ट जागरूक रहेगा? पेरेंट्स भी अपने एंड पे कुछ हद तक सही रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं वो हमारे दुश्मन है, वो कुछ बेटर ही सोच रहे हैं हमारे लिए शायद, और वो कंसर्न है शायद इसलिए। बट आई गेस पेरेंट्स को एक विज़न दिखाना बहुत ज़रूरी है। सो वो विज़न कैसे आता है? जब आप खुद कॉन्फिडेंट होते हो उस चीज़ के अंदर, जब आप खुद फुल कॉन्फिडेंस हो ना, वो आपको पेरेंट्स में अपने आप रिफ्लेक्ट होने लग जाता है कि नहीं पापा मैं करके दिखाऊंगा आपको। वो डिसिप्लिन, वो सब कुछ, वो तुम्हारे मॉम डैड अपने आप ऑब्जर्व करने लग जाते हैं कि तुम इतने डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा काउंटर करने के लिए और लोगों को अच्छी माइंडसेट देने के लिए हमने यूट्यूब के साथ एक वो प्रोग्राम शुरू करा था, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड गेमर वेलोसिटी प्रोग्राम, जहाँ पे वी एजुकेट पीपल अबाउट गेमिंग, कि हाउ दे कैन टर्न गेमिंग इनटू अ करियर। सो एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक अच्छे विजन के साथ और एक अच्छा प्रोसेस क्या है, कैसे जा सकते हैं, तो उन चीज़ों से काफ़ी कुछ हेल्प होता है। और जो ऑलरेडी बड़े बड़े लोग हैं गेमिंग के अंदर, वो लोग आके बताते हैं कि कैसा हुआ था, कैसे हुआ था। सो आई गेस ये सारी चीज़ें जब आपको खुद को समझ आ जाती है कि आपको कहाँ कैसे जाना है, वो हमने दे दिया आपको, वो आपको अपने पेरेंट्स को कन्वे करना है। और वो कन्वे सिर्फ बोलने से नहीं होता, वो एक्शन से होता है। तो मेरा तो यही रहेगा कि भाई अपने एक्शन से बताओ उन्हें कि तुम कितने सीरियस हो एक चीज़ के लिए, तो वो अपने आप दिख जाएगा वो पैशन। समझ गए। आई थिंक पूरी इंडस्ट्री के बारे में हमने बात कर ली, एंड आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी हमने काफ़ी बात करी। सो आई थिंक इसी पे ही अब हम लोग इसको एपिसोड को एंड करेंगे, एंड आई विल जस्ट से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आई नो आपका काफ़ी बिजी स्केड्यूल चल रहा था, बट आपने मुझे टाइम दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार। अरे आई होप कि आपने इस पूरे एपिसोड में मज़े करे होंगे। बिल्कुल, आई होप तुम्हें मेरी स्टोरी थोड़ी अरे बहुत ज़्यादा, और वो चप्पल वाली तो आई थिंक कुछ सालों में मेरी स्टोरी बनने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है मैं थोड़ा सा बोरिंग हूँ, इसलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आई थिंक वो कमेंट्स में सब बता ही देंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बता देना यार, थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। भाई के पास बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए। सो आई थिंक विद दिस आई विल एंड द एपिसोड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर फिर वही मैं आके वही जो बात होती है यार, अगर नहीं करा सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लो, और अच्छा लगा कंटेंट तो शेयर भी करना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टू दिस प्रोग्राम दैट दीज गाइज हैव इंट्रोड्यूस्ड। इफ़ यू आर अ गेमर एंड यू वांट टू अर्न, और सॉरी यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल लाइक दैट, जाओ उसे देखो, अच्छे से इम्बाइब करो उसकी लर्निंग्स, एंड कम हेयर फॉर मोर एपिसोड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।